नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द रिवीजन सेक्शन। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारी बात करी है आईआईटी एग्जाम के एग्जाम को लेकर के, बुक रिव्यू किया है, बहुत कुछ किए हैं, लेकिन अब हम लोग आ गए हैं अपने फाइनल स्टेज पे। तो आप लोग जरा इस चीज़ पे फोकस्ड हो जाइए और अपने रिवीजन को उसका पेस बढ़ा दीजिए अब रिवीजन का। ठीक है, हम लोग अब डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों अबाउट द पैराक्राइन सिग्नलिंग। देखिए, इस बात को समझिएगा, हम लोग अभी एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन जो सिग्नलिंग जैसे काम करती है, ठीक है, तो उसको हम लोग एंडोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं, उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले जान लीजिए कि पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है। पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या करते हैं हम लोग कि एक सेकंड दोस्तों, जरा सा मैं पेन का कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को साफ दिखाई दे। ओके, तो मैंने स्लाइड पहले से ही बना ली थी। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग में हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी की सेल करती है, वो क्या करेगी ना कि सिग्नल को रिलीज करेगी। और जब सिग्नल रिलीज होते हैं तो जो दूसरा सेल होता है, ठीक है, ये जो ए और बी, ये जो दो सेल हैं, ये जो दो सेल होते हैं, एक तो सिग्नल रिलीज करता है दूसरे सेल का जो नेबरिंग सेल है, ठीक है, बहुत दूर नहीं, बहुत दूर होगा तो हम लोगों को ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पहुंचाना पड़ता है सिग्नल को। ठीक, तो ये जो दूसरा रिसेप्टर है, दूसरे सेल का रिसेप्टर, वो उसको रिसीव करता है, और जो जब दूसरा सेल जब रिसीव करता है इसको, तो वो सिग्नल अपना फर्दर प्रोसीड करता है, डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग होती है। ठीक है, अब देखिए पैराक्राइन सिग्नलिंग के एग्जांपल्स, देखिए भाई, डेफिनेशन सबको याद रहेगा, एग्जांपल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्जिक्यूटिव वे में आपको बहुत बार रिपीट हुए हैं, उसको मैं एक जगह पे लिख के लाया हूँ। तो अगर आपने अपनी नोट्स बना रखी है, कोई एग्जांपल छूट गया है तो वहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ नहीं काम आया तो आगे भी किसी न किसी एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम देने हैं। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइंस, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बेक्सिन, हिस्टामिन, इन्फ्लामेशन। अभी मत जानिए इस चीज़ को, अगर आप जानते हैं पहले से तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टाइम नहीं है अभी इसको समझने का। एग्जाम्पल्स याद करिए, बिकॉज दे आर गोइंग टू फोकस ऑन एग्जाम्पल पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे वो लोग। ठीक है, लोकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो कि शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रेवलिंग करते हैं। इन्फ्लामेशन और ब्लड क्लॉटिंग में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग के ये सारे एग्जाम्पल्स को आप लोगों को याद रखना है। ठीक, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मोर पैराक्राइन सिग्नलिंग, राइट। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स अभी आपको लिखवाया है मैंने। फिर उसके बाद दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग। देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग जो होती है ना, वैसोडाइलेशन वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। आप देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग को अभी हम लोग यहाँ पर नहीं समझेंगे। ठीक है, जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल से कॉन्जिक्यूटिवली 3 से लेकर 4 बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, वैसोडाइलेशन में अब फिर उसमें 2 ड्रग भी होती है, सर्डेनाफिल, टोडाफिल, ये नाम भी याद करना पड़ेगा आप लोगों को, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। जब मैं सिग्नलिंग का फंक्शन लेकर के आऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स, ये सब थे एग्जांपल्स किसके दोस्तों, तो पैराक्राइन सिग्नलिंग के। राइट, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। मैं सारे एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करने की अभी स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, रिवीजन का टाइम है, तो ये सब चीज़ें नोट करते हुए चलिए। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइंस। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, ये आप इसको हार्मोन सिग्नलिंग में भी ले सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल सी जो सिग्नलिंग होती है ना, हम लोग सेल की जो सिग्नलिंग पढ़ते हैं उसके अंदर ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोगों को क्या समझना है कि एसिटाइल कोलिन जो होता है वो काम कैसे करता है। तो इसके लिए देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग योर डीपोलराइजेशन, ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट डीपोलराइजेशन को लेकर के या फिर रीपोलराइजेशन को लेकर के, बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट एक्शन पोटेंशियल को लेकर के क्लियर नहीं है तो आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस फिगर को समझने की कोशिश करना। ठीक है, और आपको सोडियम पोटेशियम पंप का फंक्शन आना चाहिए। वो एक ग्राफ होता है ना थ्रेशोल्ड वाला, वो वाला ग्राफ भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल वाले ग्राफ आपको याद होने चाहिए, उससे भी सवाल बन जाएगा। सोडियम और पोटेशियम पंप कैसे काम करता है ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तब आप अच्छे से जो ये आयंस की सिग्नलिंग होती है उसको आप समझ पाएंगे। चलिए खैर, उसको मैं बाद में बात करूंगा। अभी हम लोग आते हैं एसिटाइल कोलिन पे। तो एसिटाइल कोलिन को समझने से पहले ये देखिए, ये बीच में आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, राइट, ये है आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है ना, एक जो न्यूरॉन का जो एंडिंग हो रही होती है, दूसरे न्यूरॉन का जो हिस्सा हो रहा होता है, ये बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, 2 न्यूरॉन के बीच का गैप है। बेसिकली होता क्या है कि जो एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स के फॉर्म में, यहाँ पे जो आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, जो मैंने यहाँ पे बना रखा है ये वाला दिस पोर्शन, ये जो एसिटाइल ये जो आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, इसके अंदर जो एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स हैं,
राइट। ये हैं आपके वेसिकल्स जो आ करके इसके सरफेस पे फ्यूज होंगे, ठीक है। इसके सरफेस पे जब फ्यूज होंगे ये, तो ये फिर अपने सिग्नल्स को रिलीज करेंगे जिसको हम लोग एसिटाइल कोलिन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग में रोल प्ले करता है। लेकिन हम लोगों को सिर्फ इतना जानना है, जिससे सवाल बना है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन क्या बना था, कैसे एसिटाइल कोलिन बाहर आता है। तो देखिए सबसे पहले कैल्शियम आयंस का जो लेवल होता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में वो बढ़ने लगता है। तो जब वो बढ़ता है तो एसिटाइल कोलिन आकर के इसके ऊपर फ्यूज होते हैं, तो ये यहाँ पे सिग्नलिंग को रिलीज करते हैं। तो जब ये सिग्नल रिलीज होता है, ठीक है, तो जब ये सिग्नल रिलीज हुआ तो इसके रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके रिसेप्टर जो प्रेजेंट है वो बिल्कुल नेक्स्ट जो न्यूरॉन का अगला वाला जो हिस्सा होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये। तो इसके ऊपर जैसे ही आएंगे तो इसके ऊपर जब ये बाइंड होंगे, देखिए यहाँ पे मैंने बाइंड करते हुए नहीं दिखाया है, सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही ओपन होंगे तो बहुत तेजी से इन्फ्लक्स होता है सोडियम का इस चैनल के थ्रू। तो सोडियम का इन्फ्लक्स होना आप लोगों को पता होना चाहिए, डीपोलराइजेशन होता है। आप लोगों को ये बात पता है ना कि जैसे ये सेल है तो इसके अंदर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज सेल होती है, उसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज जब अंदर आएगा बहुत तेजी से तो ये क्या होगी, ये डीपोलराइज हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब फिर पोटेशियम बाहर जाने लगेगा तो वी विल बी एबल टू गेट द नेट नेगेटिव चार्ज, तो वो प्रोसेस जो है रीपोलराइजेशन कहलाता है, ठीक है। अब वो सब हम लोगों को भी नहीं जानना है कि हाइपरपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ये सब क्या है, बस इतना जानिए कि सोडियम जैसे ही नेक्स्ट सेल के अंदर जब आता है, इस रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद जब सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाने लगता है सोडियम चैनल के थ्रू, तो ये जो पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट है आपकी, ये जो मैंने लेबल कर रखा है पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इसके अंदर सोडियम चला जाता है। तो यहाँ पे होता है डीपोलराइजेशन, न्यूरॉन एक्साइटेड हो जाती है और फिर सिग्नलिंग बहुत तेजी से चलने लगती है। एक्शन पोटेंशियल में आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ रखा होगा। अगर आप लोगों का एसिटाइल कोलाइन और सोडियम पोटेशियम पंप और उसका वर्किंग मॉडल अगर नहीं पता है आप लोगों को, तो यू आर गोइंग टू मिस द मेजर पार्ट, क्योंकि सिग्नलिंग तो गया ही, फिर उसके बाद आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी चला गया। यही मैं ऑफलाइन में भी समझाता हूँ कि जो लिंक वाली टॉपिक है उसको सबसे पहले खत्म किया करो। लिंकिंग वाली जितनी भी टॉपिक हैं उन सबको सबसे पहले खत्म। लिंकिंग का क्या मतलब है, अब एसिटाइल कोलिन है तो एसिटाइल कोलिन की फंक्शनिंग को हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ेंगे, उसी एंडोक्राइन सिस्टम को हम लोग फिर जो है नर्वस सिस्टम में भी पढ़ रहे होंगे। फिर यही सिग्नलिंग आपकी एक इनहिबिटरी तौर पे भी पढ़ लेंगे, एक एक्साइटेटरी तौर पे भी पढ़ना पड़ता है इसी चीज़ को हम लोगों को। आई होप अगर आप लोगों ने पढ़ रखा, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो अभी ये टाइम नहीं है समझाने का। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैल्शियम लेवल बढ़ा, फिर उसके बाद यहाँ पे सोडियम इन्फ्लक्स हुआ, यहाँ पर जो रिसेप्टर थे इन्होंने सोडियम को कैच किया और यहाँ पर आपकी सिग्नलिंग प्रोसीड होने लगी। तो ये चीज़ को यहाँ पे समझाने का क्या मतलब था, यहाँ पे समझाने का ये मतलब था कि एक न्यूरॉन का जो आखिरी वाला हिस्सा है और सिनेप्टिक नॉब जिसे बोलते हैं, सिनेप्टिक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिनेप्टिक नॉब, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि नाम बता ही नहीं रहे हैं गुरुजी, और उसी में समझाए जा रहे हैं आखिरी हिस्सा, पहला हिस्सा सिनेप्टिक नॉब एक न्यूरॉन का, और जो दूसरे न्यूरॉन का जो अगला वाला हिस्सा होता है वो जब सिग्नल रिसीव कर रहा होता है तो यहाँ पर सोडियम का इन्फ्लक्स होता है जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है, ठीक। तो यहाँ पे सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं और यहाँ पे आपकी सिग्नलिंग काम करने लगती है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं पैराक्राइन सिग्नलिंग को समझाने के लिए आया था। अब देखिए होता क्या है कि पैराक्राइन सिग्नलिंग में जब मैं वापस स्लाइड पे आता हूँ तो पैराक्राइन सिग्नलिंग में जो ये नाम है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइंसिस, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है। अब देखिए कंफ्यूज कहाँ करता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जब आप पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई भी सिग्नलिंग पढ़ रहे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे होती है, ठीक है, तो जो मतलब क्रॉस नहीं कर सकता है, उसके रिसेप्टर्स को ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए। तो उसमें होता क्या है कि उसमें कुछ ऐसे ऐसे नाम है जैसे एपिनेफ्रिन, ठीक है, तो इन देख करके ऐसा लगता है कि यार वो जो है एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एंडोक्राइन सिग्नलिंग का। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग के वो सारे एग्जाम्पल्स, ये कंफ्यूजिंग नाम है, इसलिए मैं पैराक्राइन सिग्नलिंग को अलग से लेकर के आया हूँ। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं एसिटाइल कोलिन। देखिए ये बात सिग्नलिंग में तो बताने लायक नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इंक्लूड कर लेता हूँ इस चीज़ को। देखिए होता क्या है, जब मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया कि एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स आते हैं, यहाँ पर आकर के फ्यूज़ हो जाते हैं, और जब फ्यूज़ हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर जो है सिग्नल को रिलीज़ करते हैं और रिसेप्टर रिसीव कर लेता है इस चीज़ को। तो ये एसिटाइल कोलिन हर समय प्रेजेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पे तो भाई स्पेसिफिक ही रिसेप्टर्स आ गए ना, तो यहाँ पे भी बहुत सारे रह गए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल का तो काम ही नहीं पड़ा। तो यहाँ पर बहुत ही रेगुलेटेड मैनर में एसिटाइल कोलिन को काम करना होता है। अगर एसिटाइल कोलिन बहुत ही रेगुलेटेड मैनर में काम नहीं करेगी, ठीक है, तो आपकी बहुत सारी सिग्नलिंग को हम लोगों को डाउन रेगुलेट करना पड़ेगा। समझ में आई बात, ज़्यादा समय तक रहना ठीक बात नहीं है।
तो होता क्या है कि बॉडी के अंदर जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज होता है, तो बचे हुए एसिटाइल कोलिन को क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है। अब पता नहीं आप लोग इस चीज़ को समझे या नहीं समझे। देखिए, जब बहुत सारी एसिटाइल कोलिन बाहर आ रही थी सेल से, तो जब एसिटाइल कोलिन बाहर आएगी तो ये बहुत, अब इस पर बहुत सारे रिसेप्टर्स तो होंगे नहीं कि सबको रिसीव कर लेंगे, तो जो स्पेसिफिक एसिटाइल कोलिन जो बची रह गई हैं उनको फिर डिग्रेड होना पड़ता है समय के साथ। तो ये काम कौन करता है, इस नाम को याद रख लीजिएगा, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ये गैट बी में पूछा हुआ था, इसलिए सोचा मैं इसको इंक्लूड कर लूँ। ठीक है, तो इसका डिग्रेडेशन एसिटाइल कोलिन बचे हुए का कौन करता है, तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज कर देता है और रेगुलेशन सिग्नलिंग का हो जाता है। ठीक है, तो रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। अगर रेगुलेटेड मैनर में कोई भी सिग्नलिंग नहीं हो रही है तो देन इट्स हार्मफुल। बात समझ रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट टू बी इंक्लूडेड, IIT JAM 2023 रिसेंटली अभी पेपर में आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको इंक्लूड कर लूँ। वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर, कम से कम 4 से 5 बार आप लोग उठाए होंगे, और 2005 से ले करके 2023 तक के पेपर में उठा के देख लीजिए, 5 बार इसी क्वेश्चन को घुमाया है अपने अपने तरीके से। समझ में आ रही है बात, 5 बार घुमाया है, और एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन 2023 में आया हुआ था। जब मैं पेपर देख रहा था कि क्या क्या डालूं रिवीजन में, तो उसके अंदर मुझे ये चीज़ दिखा, ट्रेपोनीमा पैलिडम। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ट्रेपोनीमा पैलिडम साइफिलिस कॉज करता है, जो कि एक तरीके की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। बात समझ में आई। उसके बाद है दोस्तों ट्रैपेनोजोमा क्रूजी, जो कि चगास डिजीज कॉज करता है। अब इस बात को याद रख लीजिए, IIT JAM के लिए मैंने स्पेसिफिकली बोला था आप लोगों से, पता नहीं आप लोग ध्यान दिए हो या नहीं। IIT JAM के लिए मैंने एक बात स्पेसिफिकली बोली थी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं है कि आपको अगर A का D से मिल गया, C का E से मिल गया, F का G, तो एक कोई बचा तो उसको टिक मार दूंगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब IIT JAM क्या कर रहा है कि IIT JAM किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम उठा करके रैंडमली पूछ दे रहा है, और ऑप्शन एलिमिनेशन काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि 4 ऑप्शन को बराबर दे दे रहे हैं ये लोग, तो ऑप्शन एलिमिनेशन काम नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उस क्वेश्चंस के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, स्पेशली मैच द कॉलम के, तो उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, कहीं ना कहीं लिख करके चिपका लीजिए। अभी भी 10-12 दिन का टाइम है। ट्रैपेनोजोमा गैम्बियंसिया जो है, ये आपका स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। बॉडी टेला पर्ट्यूसिस जो है, वोपिंग कफ कॉज करता है। इसको देखना फिर से, कहीं ना कहीं माइक्रोबायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको घुमा करके जरूर देंगे ये लोग, हर बार से देते हैं, फिर से देंगे। अब देखिए, सेल साइकिल को मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, सेल साइकिल को मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अभी मैं बात करने वाला हूँ एंटीबायोटिक्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन। देखिए, एंटीबायोटिक्स के मोड ऑफ एक्शन से सवाल 2013, 2022, 2023, 2019 हर बार घुमा फिरा करके आया है। और आप लोग गौर पता नहीं किए हैं कि नहीं, लेकिन इन्हीं जितने एंटीबायोटिक्स से चार्ट लिखा हूं ना मैं, बस इसी को ध्यान से देखिए, इसी से पूछे हैं ये लोग, हर बार का यही रहता है। गेट में भी यही काम करते हैं। अगर लाइफ साइंस में आप लोग बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी ऑप्ट करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री कोई भी ऑप्ट कर लीजिए, आई डोंट थिंक कि जूलॉजी में इतना डीप जाकर के पूछते होंगे, बट इसमें ज़रूर आता है। यही खेल CUET PC में भी किया इन्होंने, 2022 से आई थिंक स्टार्ट है। तो जब आप बायोकेमिस्ट्री का पेपर उठाएंगे तो 2022 वाले में भी आया हुआ है, इससे 2023 में भी आया हुआ। अब बता रहा हूँ कैसे आया। 2022 में जो आया था उसमें मैच द कॉलम आया था, और 2023 जो आया था उसमें असर्शन रीजन आया था। अगर इसको फंक्शनिंग नहीं जानोगे तो फिर करोगे कैसे सॉल्व। चलो मुद्दे पे आते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है, इनहिबिट करता है बाइंडिंग ऑफ द फॉर्माइल मिथ्योनिन। फॉर्माइल मिथ्योनिन तो आपको पता ही होगा, tRNA टू द राइबोसोम। राइबोसोम पे जो फॉर्माइल मिथ्योनिन जो सबसे पहले आता है, उसी को इनहिबिट कर देता है। ये बात समझ में आई, स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसके बाद है साइक्लोहेक्सिमाइड। आई थिंक आपने मेरी एक रील्स देखी होगी जिसमें मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था, सॉरी मैंने रील्स नहीं डाली थी, शॉर्ट अपलोड किया था। उस शॉर्ट के ऊपर यूट्यूब में मैंने एक चीज़ बता रखी थी कि कैसे इसी क्वेश्चन पे 2023 में जो आया हुआ था, इसी पे आई थिंक क्लोराम्फेनिकॉल पे आया हुआ था। तो क्लोराम्फेनिकॉल पे ही ये सवाल था, इसको आप जरूर देखिएगा खोल करके, जो वो क्वेश्चन है मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो साइक्लोहेक्सिमाइड जो है वो इनहिबिट करती है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी ऑफ द 60S सब यूनिट। इसका काम है इनहिबिट। आप देखिए एक वर्ड आ रहा है, इनहिबिट 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 इनहिबिट। एक बात तो आप लोग जान गए कि इनहिबिशन सबसे बड़ा काम है एंटीबायोटिक का, ताकि आगे किसी भी तरीके से बैक्टीरिया अपना कारनामा खेल ना दिखा पाए, अपनी बॉडी किसी भी तरीके से अफेक्टेड ना हो। रिफामाइसिन कैसे काम करती है, तो इनहिबिट करती है बीटा सब यूनिट ऑफ RNA पॉलीमरेज। आपको पता होगा ना बीटा सब यूनिट का बना होता है RNA पॉलीमरेज। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं मोल बायोलॉजी का भी रिवीजन वीडियो डाल दूंगा। क्लोराम्फेनिकॉल इनहिबिट करता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी ऑफ द 50S सब यूनिट। तो 50S सब यूनिट जो होती है उसको ये इनहिबिट करता है क्लोराम्फेनिकॉल। बात समझ में आई। अब कुछ और बात, मेरी बात तो बहुत ही ध्यान से सुन लो, आगे आपके बहुत काम करेगी। होता क्या है
कि जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ सिग्नल जो होते हैं आपके, उनको बाहर रहना पड़ता है सेल के, ठीक है, और कुछ सिग्नल जो होते हैं वो सेल के अंदर आकर के काम करते हैं। जैसे ये आपकी सेल है, तो सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस होगा, तो कुछ सेल को जो है आपके बॉडी के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आकर के काम करना पड़ता है। तो एक तो न्यूक्लियस के अंदर आकर के काम करते हैं और एक काम करते हैं आपके साइटोसोल में आकर के, राइट है जी। तो साइटोसोल में आकर के काम करते हैं और एक काम करते हैं न्यूक्लियस में। जो सिग्नलिंग होती है उसके कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं बाहर। अब बहुत ही ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। अब वो वन पास रिसेप्टर भी हो सकता है, वो मल्टी पास रिसेप्टर भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इधर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसकी तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे ही नहीं कि सेल के अंदर जो आकर के काम करते हैं। अब देखिए, जो सेल के बाहर रहते हैं, ठीक है, जिनका सिग्नल अंदर, ठीक है, नहीं होता है, तो जो क्रॉस नहीं कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो उनको तो अपना रिसेप्टर बाहर ही रखना पड़ेगा ना, ताकि सिग्नल अंदर आए, फिर आगे की एक्टिविटी हो। आगे की एक्टिविटी कैसे होती है, क्या होता है, कैसे होता है, ये इस वीडियो में नहीं बताऊंगा मैं अभी। आप इस बात को जानिए कि जब सिग्नल इस पर आता है रिसेप्टर पर, तो जो बाहर सिग्नल रहता है आखिर क्यों नहीं आ पाया, इसका मतलब या तो वो चार्ज रहा होगा या तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा रहा होगा। समझ में आई बात? तो ऐसे सिग्नल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पोलर बोलते हैं, ठीक, जिसके रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर सिग्नल बोलते हैं। और पोलर सिग्नल जो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, चार्ज ज़्यादा होता है। बात समझ में आई? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों नहीं क्रॉस कर सकता प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ये वाला हिस्सा होता है नीचे का, ठीक है, वो नॉन पोलर होता है। आप लोग पढ़े होंगे फैटी एसिड चेन जो होती है वो नॉन पोलर होती है। फिर उसके ऊपर ये वाला जो ग्रुप होता है ये PO4 3- फॉस्फेट ग्रुप होता है। बात समझ में आई? तो जो सिग्नल जो बाहर रहते हैं उनको हम लोग पोलर बोलते हैं, वो चार्ज होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है ज़्यादा होता है। और जो सेल को क्रॉस कर ले रही है, इधर देखिएगा ये वाला जो मैंने डायग्राम बना रखा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रही होगी इसके ऊपर, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ले रही है, इसका मतलब वो तो नॉन पोलर रहा होगा, नॉन पोलर, और उसकी साइज जो है कम रही होगी, मॉलिक्यूलर वेट जो है कम रहा होगा। अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ, सुनी सुनाई बातें बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। जो एक्सेप्शन है वही IIT जैम का सवाल है, बात को समझिएगा। तो बाहर रहने वाले को तो हम लोग पोलर बोलते हैं भाई, और जो अंदर सिग्नलिंग आ जाए, जिसके रिसेप्टर अंदर हो, उसको हम लोग नॉन पोलर बोलते हैं। लेकिन मैं आपको अब एक्सेप्शन बताने जा रहा हूँ। ऐसे नॉन पोलर सिग्नल का, ऐसे नॉन पोलर, नोट कर लेना इसको, ऐसे नॉन पोलर सिग्नल का एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ आप लोगों को, जो कि कैसे होते हैं, जिनका जो रिसेप्टर होता है वो बाहर होता है। नॉन पोलर का अंदर होना चाहिए ना, इसका सिग्नल जो होता है वो बाहर होता है। अब देखो कैसे होता है। एनिमल्स का मैं अलग एग्जाम्पल दूंगा और प्लांट्स का मैं अलग एग्जाम्पल दूंगा। चलिए अगले स्लाइड पे मैं बताता हूं आपको। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? ऐसे नॉन पोलर सिग्नल, ऐसे नॉन पोलर सिग्नल या फिर रिसेप्टर कह लो, रिसेप्टर, जिनके जो रिसेप्टर होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कौन कौन से हैं भाई? तो एनिमल्स के अंदर सबसे पहला नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। यह है तो नॉन पोलर, लेकिन इसके जो रिसेप्टर होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। दूसरा है दोस्तों थ्रोम्बैक्सिन। और तीसरा जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो है ल्यूकोट्राइन्स। याद रखिएगा, एक्सेप्शंस आर द क्वेश्चंस, जो एक्सेप्शंस होंगे वही आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक। प्लांट्स के अंदर वैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए जो कि नॉन पोलर हैं, लेकिन इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जिबरलिक एसिड, अब ये मत पूछ देना किस टाइप का, GA1, GA2, G3, ये सब मत पूछना, सिर्फ जिबरलिक एसिड इन जनरल लिखो। ऑप्शन में भी ये कभी नहीं देगा क्योंकि ये अभी खोज का विषय है, अभी रिसर्च हो रही है इसके ऊपर। ऑक्सिन के बाद है बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल ब्रेसिनो स्टेरॉयड। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख गए हैं तो ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको जरूर नोट करिएगा। बात समझ में आई? तो आप लोगों को ये समझना था कि जो पोलर सिग्नल होते हैं वो आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को
क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, और नॉन पोलर आराम से क्रॉस कर जाते हैं। तो नॉन पोलर तो उनके रिसेप्टर्स तो सेल के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे नॉन पोलर के जिनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट थे रिसेप्टर्स। तो एनिमल्स के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन था, थ्रोम्बैक्सिन था, ल्यूकोट्राइन्स था, प्लांट के ऊपर जिबरलिक एसिड, ऑक्सिन और ब्रेसिनोस्टेरॉइड। बात समझ में आई? अच्छा, तो अब ये भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या पोलर सिग्नल जो होते हैं उनके भी रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं क्या? नहीं, उनके रिसेप्टर कभी भी नहीं, क्योंकि नाम ही है पोलर भाई, और पोलर से ही अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इधर पोलर से ही अट्रैक्शन क्यों होता है? एक बड़ा अच्छा सवाल आया था ऑफलाइन में, बच्चे ने पूछा था कि पोलर, देखिए इसमें आपको 70% जो आपकी बॉडी बनी होती है वो वाटर की बनी होती है, H2O। H2O क्या है आपका? एक पोलर ही मॉलिक्यूल तो है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें जो आपका अट्रैक्शन होगा पोलर मॉलिक्यूल्स का, तो वाटर से ही ना होगा। इसीलिए बायोकेमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है वो होता है अबाउट वाटर, ठीक है। वाटर की हम लोग प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं ढंग से। तो जो 70% से लेके 75% जो अपना बॉडी बना हुआ है पानी का, तो उसमें जो पोलैरिटी है वाटर की, वो बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करती है पोलर मॉलिक्यूल्स को। तो इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है ना, इसलिए पोलर मॉलिक्यूल के जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और इसकी जो टेल होती है वो क्या है? फैटी एसिड। तो ये आपकी एक तरीके से नॉन पोलर है। तो अब देखिए, ये था आज का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और रिवीजन जो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, और जो अगर मिस रह गया है तो अच्छी बात है, आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे। और अगर आप लोग समझ चुके हैं चीज़ों को, तो जो चीज़ मिसिंग है उसको यहाँ से लिख लीजिए, जो समझ चुके हैं वो आराम से देख लीजिए। मैंने सेल साइकिल को यहाँ पर लिख लिया था, बट मैं इसको समझाऊंगा डिटेल में आपको बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। इन जनरल इतना जान लीजिए कि आपका G1 होता है, फिर उसके बाद S, G2 और M फेज, ठीक है। तो आपको पता ही है डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो S फेज में होता है, ठीक है। माइटोटिक फेज में आप कितने इवेंट्स हैं ये सब देख सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, इनाफेज एंड टीलोफेज। कोल्चिसीन पे सवाल बहुत अच्छा आ चुका है, और कोल्चिसीन मैं समझाऊंगा, इसको अभी बहुत लाइटली लीजिए, ठीक है। अभी कोल्चिसिन का एग्जांपल पूछा था इसमें आपका, और ये आप लोग यकीन नहीं करेंगे, डीबीटी जेआरएफ में ये एग्जाम में ये पूछा था, डीबीटी जेआरएफ में पूछा है, आईआईटी एग्जाम में पूछा है, सीएसआईआर में पूछा है। तो हो सकता है कि ये चीज़ आईआईटी एग्जाम में भी आ जाए, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस चीज़ को अभी नहीं समझाऊंगा, मैं आप लोगों को ये चीज़ बाद में समझाऊंगा। और दोस्तों एक चीज़ हमेशा से याद रखिएगा, जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ें तो हमेशा से गौर करिएगा कि आपको जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो चीज़ का आपने नोट्स ढंग से बनाया है नहीं। क्योंकि देखिए कभी भी किताब नहीं काम करेगी लास्ट मोमेंट पे, हमेशा से जो भी काम करेगा वो आपका नोट्स ही काम करेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अभी इस चीज़ को अभी ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।